हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। हम अभी अरिहंत वन लाइनर का जनरल स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें अभी हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में आज हम अपना चैप्टर ग्रेविटेशन चालू करने वाले हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही है। तो हम ग्रेविटेशन चैप्टर जो है चालू करते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्या दे रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन दे रखी है। बेसिकली देखो, व्हेन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर देन व्हाट डू वी कॉल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई सी भी दो बॉडी हो, डजेंट मैटर, एक आदमी हो सकता है, एक चेयर हो सकती है, एक एप्पल हो सकता है, एक नाइफ हो सकता है। एवरीथिंग अट्रैक्ट्स each other in this universe. They are called, this is called gravitational force. Because of this gravitational force, every two bodies attract each other. Now next point, who gave the law of gravitation? देखो, इसाक न्यूटन gave the law of gravitation। हम लोगों को पता है कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ से एक एप्पल उनके सिर पे गिरता है और ऐसी ग्रेविटी की खोज करती है। तो इसाक न्यूटन वॉज द पर्सन हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, व्हाट इज दिस? दिस व्हाट इज जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो, जो दो, जैसे दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ वन फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ टू बॉडी और बीच में उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सपोज कीजिए एक बॉडी ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ए बी, ए का मास m1 है, एम बी का मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो g लगेगा। उसी g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? कौन थे वो? हेनरी कैवेंडिश। देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू जो है वो किसने करी है? हेनरी कैवेंडिश ने। पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल किसने दिया है? न्यूटन्स ने। याद रखना है कि जी की वैल्यू किसने दी है? हेनरी कैवेंडिश ने। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल किसने दिया है? न्यूटन ने। If a distance between the Earth and the Sun was twice what it is now, how do the gravitational force exerted on the Earth by the Sun changes become 1/4? देखो, जी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने पढ़ा। नीचे क्या था? आर स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? टू टू जा टू आर हो जाएगा, टू 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 जा फोर, फोर आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1/4। 1/4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/4। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच प्लेस ऑन द अर्थ? कहाँ पे होता है? एट पोल्स। देखो, ग्रेविटी की, हाँ, जी स्मॉल जी की वैल्यू जो अपन 9.8 लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। आर क्या? रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज मास ऑफ अर्थ एंड जी इज ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? अर्थ में पोल्स पे होता है। कैसे? देखो, पोल्स क्या होता है? पोल्स इसको बोलते हैं हम पोल्स। ये क्या है? इक्वेटर। अब जी क्या था? जी एम बाय आर स्क्वायर। पोल्स पे जो रेडियस है वो कम होती है। रेडियस कम होना मतलब आर की वैल्यू कम होना। आर की वैल्यू अगर किसी से भी यहाँ नीचे कम होगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जी क्या मैक्सिमम कहाँ रहता है? पोल्स पे। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो जी हम 9.8 बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या? मास ऑफ अर्थ। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ऑन व्हाट फैक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स? किस पे करेगी? ये देखो, ये मास और ये रेडियस ऑफ अर्थ आर, क्योंकि जी तो कॉन्स्टेंट है। नाउ व्हाट वैल्यू ऑफ जी इज टेकन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। For practical, solving practical, we can take it as a 10. How will the value of g changes as we go deep inside the surface of earth? क्या होता है? Decrease. अब देखो, how will be the g changes as we go outside the surface of earth? Decrease. देखो अब समझना, ये अर्थ है,
फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। अगर आप इनसाइड जाएंगे, सपोज़ कीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ आप इनसाइड गए, सेंटर से आप इसकी डिस्टेंस करेंगे, तो ये जो पोर्शन है ये मास क्या हो जाएगा, कम होगा। तो मास क्या हो गया, डिक्रीज, मास डिक्रीज हो रहा है। और रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है। और मास डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये कम होगी। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मास भी कम हो रहा है। अब हम ऊपर जाते हैं तो भी फिर जी डिक्रीज क्यों होता है। देखो ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है। अगर आप ऊपर गए, सपोज यहाँ गए, यहाँ गए, तो सेंटर ऑफ अर्थ से आर क्या हो जाएगा, ये बॉडी है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले रेडियस यहाँ थी, अब रेडियस ये सपोज कि एक्स हो गई, तो ये कितना हो गया, r+x हो गया। मतलब जी क्या होता है, Gm/r²। ये डिस्टेंस आपने बढ़ा दी, आर बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट विच प्लेस ऑफ द अर्थ, पोल्स अभी हमने ऊपर पढ़ा। नाउ एट विच प्लेस ऑन द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो कैसा हुआ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, जी क्या होता है, Gm/r²। ठीक है, अब जी क्या होता है, Gm/r²। इसको अगर मैं v से मल्टीप्लाई करूँ, v से डिवाइड करूँ, ये क्या हो गया, मास बाय वेलोसिटी कितनी होती है, डेंसिटी बोलते हैं इसी को हम। और डेंसिटी ऑफ अर्थ को हम एज स्पेयर कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, G=G m, और वो रो लिख लेते हैं डेंसिटी का, r² तो था ही, एक v से ऊपर डिवाइड करा था, एक v से नीचे करा था, तो v एक नीचे आ जाएगा, r है। अब देखो इस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ r² से r³, तो एक r ऊपर। अगर सेंटर ऑफ अर्थ में बोल रहा है तो सेंटर ऑफ अर्थ मतलब क्या हो गया, r क्या हो गया, ज़ीरो। अगर रेडियस ज़ीरो तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो। ये वैल्यू मतलब g=0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, g=0। नेक्स्ट, एट विच प्लेस ऑन द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम। एट विच प्लेस कहाँ पे, देखो पोल्स पे क्या थी, मैक्सिमम। तो इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, मिनिमम। कैसे, इक्वेटर पे जो है, पोल्स में क्या होता है, डिस्टेंस कम होती है, इक्वेटर पे डिस्टेंस बढ़ती है, मतलब रेडियस बढ़ती है। अभी हमने पढ़ा था G=Gm/r²। अगर रेडियस बढ़ा रहे हो तो ग्रेविटी कम होगी, इसलिए इक्वेटर पे क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा रेडियस है। If the Earth rotates faster than its present speed, how will the acceleration due to gravity affected decrease at the equator but remain unchanged at the poles? कैसे, देखो सपोज कि ये अर्थ है, ये अभी x की स्पीड से बढ़ घूमती है। अगर ये 2x की स्पीड से घूमने लग जाए तो क्या होगा, देखो क्या होगा कि जब भी एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन करती है, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, हमने पढ़ा था। एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो अगर अर्थ की स्पीड बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में, आप अगर 5 की स्पीड से चला रहे हो तो कपड़े धीरे धीरे कॉर्नर पे जमा होगा, आप फास्ट कर देंगे तो और कपड़े फास्ट फास्ट जमा होने लग जाएंगे। अब वॉशिंग मशीन की तो बाउंड्री होती है, तो इसके लिए कपड़े बाहर नहीं आ पाते। पर अर्थ की कोई फिक्स बाउंड्री, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ यहाँ से इस टाइप से नहीं हो सकती। तो अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे बल्ज डेवलप हो जाएगा। बल्ज डेवलप हो जाएगा मतलब क्या हुआ, कि रेडियस और थोड़ी बढ़ गई। रेडियस बढ़ना मतलब ग्रेविटी कम होना। ये क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, कम हो गया। ये कहाँ पे हो रहा है, इक्वेटर पे। अब बात करते हैं पोल की, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे बल्ज इकट्ठा होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे तो नो चेंज आएगा, इसलिए पोल्स में ग्रेविटी पर नो चेंज। तो देखो क्या हुआ, डिक्रीज कहाँ पे हो गया, इक्वेटर, बट रिमेन अनचेंज एट पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। देखो जी क्या होता है, Gm/r²। मून का मास जो है अर्थ से कम है, रेडियस क्या है, कम है। तो ग्रेविटी, सपोज कि ये अर्थ की है, तो मून की क्या हो जाएगी, 1/6 ऑफ, सॉरी ये मून की है तो 1/6 ऑफ अर्थ, मतलब 1/6। सपोज कीजिए कि अगर अर्थ की 36 है तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 6। तो अर्थ की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी हो जाएगी 6, अगर अर्थ की 36 है तो, मतलब 1/6 टाइम कम्स होती है अर्थ से। तो नेक्स्ट, देखो मास एंड वेट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना। देखो मास और वेट में डिफरेंस क्या है,
देखो मास क्या होता है, मास मतलब होता है कि व्हाट इज़ द थिंग्स प्रेजेंट, मतलब व्हाट आर द एटम्स पार्टिकल्स एंड ऑल दिस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर बॉडी, दैट इज रेफर टू एज मास. व्हाट अमाउंट ऑफ स्पेस इट हैज़ occupied in the space, what amount of matter it has. We can say in simple word, mass is nothing but a sum total of matter, sum total of matter, that is called mass. But weight क्या होता है, जब हम मास में मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटी का, दैट इज़ कॉल्ड वेट. तो बेसिकली वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. मास में जब हम ग्रेविटी मिलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेट. तो मास और ग्रेविटी आपको समझ में आ गया होगा. देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्थ टू मून, हाउ विल इट्स मास गेट अफेक्टेड, रिमेन अनचेंज. वाई, देखो ये सपोज करो ये बॉडी है, इसमें ये पार्टिकल्स है, मैटर भरा हुआ है. अगर इसको आप मून पे ले जाओगे तो भी इसका वेट इतना ही रहेगा ना, इसमें पार्टिकल्स उतनी कम तो होंगे नहीं, क्योंकि ग्रेविटी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है मास. तो दैट इज़ वाई मास रिमेन अनचेंज. Now, if the gravitational force of Earth suddenly becomes zero, then how will the mass of the object gets affected? Mass remain unchanged. क्यों? क्योंकि मास तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता ही नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? ज़ीरो. क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, जी क्या होता है, ग्रेविटी अभी हमने डिफाइन करा था, जी जीरो होता है. और वेट क्या होता है, एम जी. अगर जी जीरो है तो ये भी ज़ीरो हो गया, मतलब वेट क्या हो गया, ज़ीरो. नेक्स्ट, वेयर विल बी द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ मैक्सिमम ऑन द अर्थ? कहाँ होगा, पोल्स. क्यों? वेट क्या होता है, एम जी. अभी हमने ऊपर पढ़ा था जी पे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल्स पे. तो वेट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, पोल्स पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ मिनिमम ऑन द अर्थ? देखो हमने क्या पढ़ा था कि जी मिनिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे, और वेट होता है एम जी. तो डिक्रीज मिनिमम कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे. नाउ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू हाउ मच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखो क्या होता है, वेट बॉस, वेट ग्रेविटी जो है मून पे क्या है, 1/6 टाइम ऑफ अर्थ है. तो वेट भी क्या होगा, 1/6. क्यों, अल्टीमेटली वेट होता है क्या है, एम जी. सपोज कीजिए ये अर्थ की ग्रेविटी है, और वहाँ पे क्या होता है, जी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ जी डैश. तो यहाँ पे जी डैश, जी जी की जगह क्या आ जाएगा, 1/6 ऑफ जी डैश. मतलब क्या हुआ, वेट क्या हो गया, 6 से डिवाइड हो गया. वही पूछ रहा है वो. Next, if an object thrown from a height, then how will its height weight get affected? Weight remain unchanged. देखो, if an object thrown from a height, मतलब क्या हुआ इसका, सपोज कीजिए ये हाइट है h, यहाँ से अगर आपने एक बॉडी को नीचे फेंका तो उसकी वेट में क्या डिफरेंस आएगा. देखो वेट क्या होता है, एम जी. ग्रेविटी चेंज हो रही है क्या, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो वेट चेंज होगा क्या, नहीं होगा. सिंपल. नेक्स्ट, इफ़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली बिकम ज़ीरो, देन हाउ विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेट अफेक्टेड. सिंपल सा बात है, वेट क्या होता है, ज़ीरो, एम जी. अगर जी बोल रहा है ज़ीरो तो वेट भी ज़ीरो. नेक्स्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट समझिए. देखो ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व्स करती है अराउंड इट. तो अगर व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू गिवन ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी. सपोज कि ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, हम यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी से क्या, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, ए ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, कि वो जो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास रिवॉल्व करने लग जाए, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. और वो कितनी होती है, व्हाट इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट इफ इट रिवॉल्व्स नियर द अर्थ सरफेस, 7.921 किलोमीटर पर आवर. आर नहीं, यहाँ पर सेकंड आना चाहिए, सेकंड. 7.9 किलोमीटर पर सेकंड. ये क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने इतनी वेलोसिटी से अर्थ की सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगेगा. इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. इसको अगर हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूले में तो ये होता है √GR, ऑर्बिटल वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड विथ विच of a body is to be projected so that it just cross the gravitational field of earth. देखो एक ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, सपोज कीजिए ये अर्थ की क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इतनी इतनी, ये अर्थ है. तो अगर आपने इसके यहाँ पे सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च करा, यहाँ तक करा, यहाँ तक भी करा इवन, तो वो सर अर्थ के आसपास रोटेट कर लेगी. पर अगर आपने अर्थ एक ऑब्जेक्ट को इससे बाहर फेंक दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर दिया, तो वो उसके आसपास रोटेट नहीं करेगी, वो एग्जिट कर जाएगी और वो और कहीं चले जाएगी. उस स्पीड को क्या बोलेंगे, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके आगे चले जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी. देखो स्केप का मतलब ही क्या होता है, भागना.
एस्केप आपने देखा होगा, मतलब क्या होता है एस्केप, आपने कीबोर्ड में देखा होगा, कीबोर्ड में एस्केप बटन रहता है, तो मतलब क्या होता है एग्जिट करना, एस्केप मतलब एग्जिट करना। तो अगर ये अर्थ है तो आप कौन इतनी क्या मिनिमम वेलोसिटी रखे कि अगर उससे आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करा तो ये सपोज़ कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इसको क्रॉस करके आगे चले जाए, उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट, अब वो एस्केप वेलोसिटी और जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो दे रहे हैं जिससे वो बाहर जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी। नाउ अभी हमने देखा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे ही अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपने अर्थ की सरफेस से किसी भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर हार की स्पीड से फेंक दिया तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी और एग्जिट हो जाएगी। इट विल नेवर रिटर्न बैक टू अर्थ, इट विल नेवर सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। और वही क्या है 11.2। अब देखो रिलेशन क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिट एस्केप वेलोसिटी में। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है वो होता है √g/r। जी क्या है ग्रेविटी और आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। सिमिलरली एस्केप वेलोसिटी क्या होता है √2g/r। तो दोनों का रिलेशन कितना हो गया, एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो अभी हमने क्या पढ़ा था अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, सिमिलरली मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी बॉडी को मून से इस स्पीड से फेंक दिया तो वो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, उसको हम बोलते हैं मून एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट, वाई देर इज़ नो एटमोसफेयर प्रेजेंट ऑन द मून। देखो लेस एस्केप वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये अर्थ है, अर्थ के आसपास एटमोसफेयर प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि अर्थ के पास क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण क्या करता है वो एयर को जो है अट्रैक्ट करके रखता है। एंड दिस पार्शल ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास ग्रेविटी नहीं होती, तो क्या वो इस एयर को होल्ड कर पाता, नहीं कर पाता। तो क्या होता, सिर्फ अर्थ होती उसके पास, नो एटमॉस्फेयर होता। सिमिलरली जो अपना मून है तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स तो है पर वो क्या है बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है वो जो एयर होती है आसपास की उसको होल्ड नहीं कर पाता है। इसी के कारण जो है देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द मून। या फिर हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लेस स्क्वायर वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी मोर इसके वेलोसिटी अगर मून के पास होती तो देन मून विल हैव एटमॉस्फेयर, पर जो कि इसके पास लेस एस्केप वेलोसिटी है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द मून। नाउ टू सैटेलाइट आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बोथ द सैटेलाइट इज सेम स्पीड। देखो सपोज कीजिए ये एक बॉडी अर्थ है, अर्थ के आसपास दो सैटेलाइट ट्रेवल कर रही है इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब इसी ऑर्बिट में, एक यहाँ पे सपोज कीजिए ए, एक वो कर रही है बी। तो ये बोल रहा है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दोनों की डिफरेंस होगी। देखो दोनों एक ही ऑर्बिट में कर रही है, एक ही सन के आसपास कर रही है, तो दोनों की स्पीड तो क्या है सेम होगी। और यही पूछ रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी स्पीड सेम होगी पर वेलोसिटी सेम क्यों नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डायरेक्शन भी आ जाएगा। और हम देखेंगे कि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, सर्कल यहाँ पर टेंजेंशियल यहाँ पे अलग चेंज हो रही है, यहाँ पे अलग चेंज हो रही है, यहाँ पे अलग चेंज हो रही है, तो सेम क्या है स्पीड सेम है। देयर फोर स्पीड विल रिमेन सेम, विच फिजिकल क्वांटिटी स्पीड विल रिमेन सेम। तो इसी का साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।